आपका स्वागत है। दोस्तों, संगीत से हमारा रिश्ता किसी न किसी तरह हमेशा से जुड़ा हुआ है। आज की बात नहीं है, बल्कि जब से हम धरती पर हैं, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, संगीत की स्वर लहरियाँ हमारे कानों में रस घोलती रहती हैं। संगीत कर्णप्रिय होता है, हमें आनंदित करता है और हमारे अंदर एक ऊर्जा भी पैदा करता है। फिल्म संगीत की बात हो या शास्त्रीय संगीत की बात, दोनों के पीछे कुछ ऐसे कलाकार होते हैं जिनके बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते। आज के एपिसोड में हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय किरदार से जिनकी उंगलियां जब सितार को छूती हैं तो पूरा वातावरण संगीतमय हो जाता है। आज हमारे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय सितार वादिका सुश्री स्मिता नागदेव। किरदार द आर्ट सफरनामा में आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि स्मिता नागदेव तक पहुंचने का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और किस तरह आगे बढ़ रहा है? मैं करीब 6 महीने की थी, तो घर में कामकाज की वजह से मेरे पेरेंट्स, मेरे गुरु जो पहले गुरु आश्रेवाले जी हमारे, और उनके घर लगे हुए थे और वो ख़ानदानी सितार बजाने वाले थे। उनकी 6 पीढ़ियों से सितार बजती चली आ रही थी उनके यहाँ। अच्छा। और वो और उनकी बेटी, वो भी बहुत प्रसिद्ध सितार वादिका हैं पूना में, मिसेस ज्योति ठक्कर। तो ये रियाज़ कर रहे होते थे और मैं वहाँ ऐसी उनके साइड में लेटी रहती थी, 6 महीने की बच्ची। और उनको जब बजाते सुनती थी तो कितना भी रो रही हूँ या कुछ कर रही हूँ और वो कानों में सितार पड़ता था तो मैं एकदम शांत हो जाती थी। और ये पहला जो सितार की ध्वनि मेरे गुरु स्वर्गीय श्री आष्टेवाले जी की ही सितार की ध्वनि थी जो मेरे कानों में पड़ी। और जब मैं 4 साल की हुई तो मेरे पिताजी जो प्रसिद्ध चित्रकार थे, उनके फ्रेम पेंटिंग्स की फ्रेम की लकड़ियों को लेकर मैं ऐसा इमिटेट करती थी कि मैं सितार बजा रही हूँ। तो मेरे पिताजी ने देखा कि मेरा बहुत रुचि है सितार में और मैंने पिताजी से कहा मुझे तो सितार सीखना है, सितार बजाना है। तो फिर मेरे गुरु और वो बहुत अच्छे मित्र थे, तो पिताजी ने गुरुजी से बात की और कहा कि ये आपको इसको सौंपता हूँ, मेरी लड़की को जी। और आप इसे सितार सिखाइए। तो 4 बरस की उम्र से मेरी सितार की बाकायदा गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ट्रेनिंग शुरू हो गई। बड़ी कठिन ट्रेनिंग थी, बहुत कठिन रियाज। सुबह उठ के स्कूल जाने के पहले 2 घंटा रियाज करके फिर 7 बजे स्कूल जाना, वहाँ से लौट के आना और गुरुजी इंतज़ार ही कर रहे होते थे। जैसे ही देखते थे कि मैं आ गई हूँ स्कूल से, आवाज़ देते थे, बस मैं खाना खा के उनके यहाँ जाती, दिन भर उन्हीं के यहाँ रहती और सीखना और सुनना, ये पूरा इस तरीके से चलता रहता था। और उसके बाद फिर मैं थोड़ी बड़ी हुई तो एक पीछे गणेश उत्सव हुआ करता था उस ज़माने में। ये मैं बात बता रही हूँ 80s की। तो गणेश उत्सव वगैरह ये कार्यक्रम में जो भी कॉलोनी के होनहार बच्चे होते थे उनको वो लोग बुलाते थे और उनका परफॉर्मेंस रखते थे। तो मेरा बड़ा एक कौतुक होता था कि छोटी बच्ची सितार बजाती है। तो वो गणेश उत्सव वाले मुझे बुला के ले जाते थे। तो पहला परफॉर्मेंस मैंने, पब्लिक परफॉर्मेंस अगर कहेंगे तो 7 साल की उम्र में वो गणेश उत्सव में जी, दिया। जी। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। उसके बाद फिर 14 साल की उम्र में मुंबई के एक बहुत प्रतिष्ठित मंच भातखंडे समारोह में मुझे बजाने बुलाया गया। ये नेशनल टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति मिलती थी मुझे। और वहाँ पंडित दिनकर कैंकनी, हमारे हिंदुस्तान के बहुत प्रसिद्ध गायक थे, वो आए। उन्होंने मुझे सुना और कहा कि दिसंबर में तुम आओ और वहाँ कार्यक्रम में बजाना है। 3 दिवसीय समारोह था वो। और वहाँ पर मुझे बाल कलाकार के रूप में पहले दिन बजाना था। दूसरे दिन उस्ताद जाकिर हुसैन, प्रभा अत्रे, वीणा सहस्त्रबुद्धे, ऐसे जो संगीत के दिग्गज हैं हमारे शास्त्रीय संगीत के, वो सब उनके भी कार्यक्रम थे। तो ये म्यूज़िकली ये पहला ब्रेक मुझे मुंबई में मिला 14 साल की उम्र। और उसके बाद फिर उसी साल ऐसा कुछ मौका मिला कि दुबई, शारजाह, संयुक्त अरब अमीरात में करीब 7-8
बाल कलाकार के रूप में शोज़ हुए। मेरी उम्र तब 14 साल की है। बस तब से निरंतर चला आ रहा है। 6 महीने की जब आप थीं तब से संगीत की स्वर लहरियाँ आपके कानों में पड़ीं और आप उनको सुनकर रोना बंद कर देती थीं। ये अपने आप में बहुत दिलचस्प बात है। जी, जी। धीरे धीरे आपकी संगीत यात्रा, संगीत का सफ़र आगे बढ़ा और आप आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जाना पहचाना नाम हैं और हमारे लिए गर्व का विषय है कि आप हमारे शहर में रहती हैं, मध्य प्रदेश से आपका ताल्लुक़ है। एक महिला होने के नाते और एक संगीत वादिका, सितार वादिका ख़ास तौर से होने के नाते कितना कठिन होता है ये इसको सामंजस्य को बिठाना? देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता है अब तो बहुत सारी महिलाएं इस क्षेत्र में आ गई हैं, लेकिन जब मैंने शुरुआत की थी तब बहुत कम लड़कियां थी जो इस क्षेत्र में थी। हालांकि मैं मानती हूँ, मेरे से अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है, खासकर विदेश में, क्योंकि ज़्यादातर जो सितार वादक हैं वो पुरुष हैं जी। और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिनका नाम हुआ। तो अमेरिका में भी मेरा एक प्रोग्राम हुआ था, तो 1 महीना पहले वहाँ से किसी ने इंटरव्यू लिया टेलीफोनिक कि भाई सितार तो बहुत मतलब रेयर है कि लेडी बजाए। तो मैंने उन्हें कहा नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में सितार और महिला को साथ जोड़ के देखा जाता है, क्योंकि सितार की ध्वनि इतनी मधुर है और एक नाजुक वाद्य माना जाता है। तो हमारे यहाँ तो ज़्यादातर महिलाएं ही सितार सीखती, पर ऐसा कुछ हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत कम महिलाएं इसमें गई। तो इसकी वजह एक तो ये है कि उंगलियां बहुत बुरी तरह डैमेज हो जाती, कट जी। जाती। और मैंने बचपन से सीखा, तो मेरे हाथ बहुत कुछ जिसको मैं कहूँगी मर्दाना हो गए। हड्डियाँ कड़क हो गई, उंगलियां कट गई, मोटी मोटी उंगलियां हो गई। तो मेरे गुरुजी के पास भी कई लड़कियां जब सीखने आती थी, अष्टवाले गुरुजी के पास, तो वो मेरा हाथ देख के और फिर अगले दिन से आना बंद कर देती थी। वो कहती थी कि भाई मेरे हाथ मुझे ख़राब नहीं करने। तो इस तरह से ये मुश्किल है। और एक महिला होने के नाते अकेले पूरे दुनिया, जो मैंने ज़्यादातर अकेले ट्रैवल किया, तो वो हर जगह एक चुनौती रहती है। उस तरीके से उस नए परिवेश में जाना, वहाँ लोगों से मिलना और परफॉर्मेंस देना, ये सब चीज़ें तो हाँ थोड़ा मुश्किल होता है एक महिला होने के नाते। जी जी। पर उन सबको आप पार पा लें तो फिर आपके लिए रास्ते सब खुले हुए हैं। अच्छा, एक सवाल यहाँ ये उठता है कि बचपन से आपका रुझान संगीत की तरफ था और ख़ास तौर से सितार की तरफ। तो वो एक ऐसा दौर था कि जब शायद आप अपने आप में अपने आप उस संगीत की तरफ चली गईं। जी। वो एक स्टेप था, लेकिन उसके बाद जब आप उस दुनिया में गईं, जी। उस संगीत को आपने सीखना शुरू किया, तब आपको क्या लगा कि मैंने सही डिसीज़न लिया है या मुझे कुछ और करना चाहिए था? एक वाकया याद आता है। जी। एक्चुअली मैं तो जैसे आपको बताया, बचपन से ही वो सितार की ध्वनि सुनी और मैं अपने आप को बस वो सितार और मैं ही सोचती थी, इसके अलावा जी। दूसरा मैंने कुछ जी सोचा जी नहीं। जी। तो पढ़ाई में भी मैं काफ़ी अच्छी हुआ करती थी। और हमारे वक्त जब मैंने 91 में 1991 में 12वीं क्लास पास की थी, तो उस वक्त ये दौर था कि या तो आप साइंस लें या तो बायोलॉजी लें या मैथ्स लें। और आर्ट्स वालों को ये माना जाता था कि ये तो इन्हें कहीं एडमिशन नहीं मिला, जी। इसलिए इन्होंने आर्ट्स लिया। तो मेरे साथ एक बड़ा मज़ेदार वाक़या ये हुआ कि मैं पता नहीं कैसे 10वीं में डिस्टिंक्शन से साइंस में पास हुई। और मतलब मैं कहूँगी ये धोखा हुआ था, क्योंकि साइंस में मेरी बिल्कुल रुचि नहीं थी। तो मैंने सोचा, सारे दोस्त लोगों ने कहा कि भाई साइंस लेना चाहिए, तुम्हें तो जो चाहोगी वो मिल जाएगा, क्योंकि 70 के ऊपर प्रतिशत बना था और 60 के ऊपर ही साइंस मिल जाता। तो मैंने सोच लिया कि भाई इंजीनियर बनना है, क्योंकि वो बड़ा ग्लैमरस लग रहा जी। था कि भाई इंजीनियर बनेंगे फिर आगे जाके इतने नौकरी मिलेगी और ये कमाएंगे। तो रात की बात है, रात में मैंने पिताजी से कहा मैं अगले दिन जाके साइंस ले रही हूँ। मेरे पिताजी ने, बहुत शांत थे वो, और बहुत शांति से मुझे कहा, देखो बेटा, तुम मैथ्स लेके इंजीनियर बनोगी, इस देश में लाखों इंजीनियर हैं, लेकिन तुम आर्ट्स के सब्जेक्ट लेके अपना सितार कंटिन्यू करोगी तो तुम एकमात्र एक ही स्मिता नागदेव रहोगी। और वो बात मेरे दिल में ऐसी घर कर गई कि मैंने अगले दिन स्कूल गई और बहुत अच्छे प्रतिशत होते हुए भी आर्ट्स लिया, और आर्ट्स में भी एक सब्जेक्ट संगीत लिया, और इस तरह से फिर मेरी ये जर्नी शुरू हुई। जी जी।
हम तो ये कहेंगे कि वो धोखा बहुत खूबसूरत धोखा जी। था जिससे हमको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कलाकार मिल गई। सितार जो है वो अपने आप में एक कंप्लीट वाद्य यंत्र है, उसको जी। अपने आप में बजाया जाता है, लेकिन जब परफॉर्मेंस होती है तो उसमें दूसरे वाद्य यंत्र भी बजाए जाते हैं, संगीतकार होते हैं, जी। तबला भी है, हारमोनियम भी है और दूसरे जी। वाद्य यंत्र भी होते हैं। और आजकल हम देख रहे हैं कि एक जुगलबंदी की एक परंपरा भी जी। शुरू हुई है। जी। जी। तो वाद्य यंत्रों के साथ और जुगलबंदी दूसरे किसी वाद्य यंत्र के साथ जब होती है तो उसमें आपको सामंजस्य बिठाना और उसके साथ एडजस्ट करना कैसा लगता है, हो पाता है? जुगलबंदी के लिए अलग अलग वाद्यों के साथ तालमेल बिठाना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई वाद्यों के स्केल में बहुत फ़र्क होता है। फिर हम लोग एक कुछ मध्यम मार्ग खोजते हैं जी। कि दोनों सुरों को, वो थोड़ा अपना सुर चढ़ाते हैं, हम अपना सुर नीचे लाते हैं, इस तरह तालमेल बिठाते हैं। तो ये मुश्किल भी है और साथ ही एक तरह से बड़ा मज़ेदार भी होता है जुगलबंदी करना। दोनों की स्किल्स और दोनों के सोच समझ के साथ जब बजाते हैं तो जुगलबंदी का एक नया ही मज़ा पैदा करती है। ये अपने आप में एक चुनौती भी होती है। बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। जी। चुनौतियाँ तो हर कलाकार के लिए कदम कदम पर होती हैं, लेकिन उन्हीं के बीच में से एक रास्ता निकलता है और कलाकार आसमान की बुलंदी तक पहुंचता है। सितार जो है ये एक ही प्रकार का होता है या और भी कुछ इसके प्रकार होते हैं सितार के? देखिए, मुख्य तौर से हिंदुस्तान में सितार दो तरीके से चलते हैं आजकल। एक कहलाता है रविशंकर बाज, जी। क्योंकि रविशंकर जी ने उसको उस सितार की स्टाइल डेवलप की। और दूसरा कहलाता है विलायत खानी बाज, तो विलायत खान साहब ने उसकी स्टाइल डेवलप की। तो मुख्य उसके तारों का अंतर, सितार के साइज़ का फ़र्क उसमें हो जाता है। और लरज खरज के तार, मतलब मोटे तार जो सितार में बजते हैं, वो रविशंकर बाज कहलाता है। और बहुत ज़्यादा जो गायकी अंग की तरफ से बजता है वो विलायत खानी बाज। तो ये मुख्य तौर पे ये दो बाज हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। आप कौन सा सितार बजाते हैं? मैं पंडित रविशंकर बाज बजाती हूँ। अच्छा, अच्छा। हाँ जी, क्योंकि वो जो उनका सितार है वो मेरे पहले गुरु उस्ताद आष्टे वाले जी के वादन से बहुत मिलता है। मिलता हाँ है। जी, क्योंकि वो बीन अंग से हमारे घराने में सितार आई, तो बीन में मोटे तारों का काम और बहुत डेप्थ में, बहुत सुकून से आलापदारी होती थी। तो वो ही बाज मैंने कंटिन्यू किया, इसलिए वो रविशंकर बाज मेरे लिए ज़्यादा पसंदीदा रहा। और उसके बाद मैं शिष्या बनी उस्ताद अमजद अली खान साहब की, जो विश्व प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। तो उनकी भी जो आलापदारी और स्वरों की गहराई, राग की पकड़, ये सब थी। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं सितार पे रविशंकर बाज लेकर ही ये सब काम ज़्यादा अच्छे से कर पाऊँगी। जब कोई शुरुआत करता है सितार सीखने की तो उसको कौन से सितार से सिखाना शुरू किया जाता है? देखिए, शुरुआत में इन दोनों बाजों का बहुत इतना हम उनको अलग नहीं कर पाते हैं। बेसिक सीखने के लिए तो दोनों जी। बाज पे से हम शुरू कर सकते हैं, फिर आगे देखते हैं कि जो बजा रहा है वो किस गुरु के पास जा रहा है। हाँ। और उसकी रुचि किस में है, फिर उसके हिसाब से एक टाइम के बाद फिर धाराएं वो बदल सकते जी। हैं। जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कलाकार हैं, कई देशों में सितार की परफॉर्मेंस भी दे चुकी हैं और इसके अलावा ख़ास बात यह है कि संगीत पर आपके लेक्चर भी कई मुल्कों में हो चुके हैं, कई देशों में आपके लेक्चर भी जी। हुए हैं। तो जब आप देश में, भारत में परफॉर्म करती हैं और विदेश में परफॉर्म करती हैं, तो दोनों का क्या रिएक्शन होता है? दोनों देशों के जो सुनने वाले हैं उनका क्या अलग अलग रिएक्शन होता है या एक जैसा होता है? जी, मैं कहूँगी बहुत फ़र्क है ऑडियंस में, जी। हिंदुस्तान के और विदेश के कलाकार में। और बिल्कुल ईमानदारी से ये कहूँगी कि हिंदुस्तान में बजाना बहुत चैलेंजिंग है, खासकर जो संगीत जानते हैं, समझते जी, हैं, या जी, संगीत गुरुओं के सामने बजाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि वो समझते हैं आप क्या बजा रहे हैं, आपकी गलतियाँ वो बहुत आसानी से ढूंढ लेते हैं। तो लेकिन हाँ, हमारा जो ऑडियंस है वो बहुत लाइवली है, क्योंकि वो जो हम जब बजाने बैठते हैं और ऑडियंस वाह क्या बात है, तो इससे हमें एक नई एनर्जी मिलती है बजाने के लिए कार्यक्रम के दौरान। तो ये जब विदेश में जाते हैं तो वो ऑडियंस इतना ज़्यादा डिसिप्लिन होता है कि हमें उनकी बिल्कुल आवाज़ ही सुनाई नहीं पड़ती।
इस मामले में ये कहूँगी कि हाँ, वहाँ बीच में से उठ के कोई नहीं जाता, मोबाइल की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती और बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है। तो वो एक अलग तरह का अनुभव हो जाता है उन लोगों के सामने बजाने का, और हिंदुस्तान में लाइवली ज़्यादा रहता है। कुछ ख़ास जगह आपने परफॉर्म किया हो, या एक हमारी एक तमन्ना होती है कि हम फलां मंच पर परफॉर्म करें, तो ऐसा कोई अनुभव आपका है? एक बहुत मज़ेदार आपको वाक़या बताना चाहूँगी। जी। जब मेरे पिताजी ज़िंदा थे, ये कहूँगी कि आज जो भी कुछ हूँ मेरे पिताजी की बदौलत हूँ, क्योंकि वो कलाकार होने से वो बहुत अच्छा समझते थे इस क्षेत्र की जो विभिन्न ये हैं परेशानियाँ जी, हैं, जी। या किस तरीके से रियाज़ करना है क्या, ये सब वो बहुत अच्छे से समझते। तो करीब 6-7 साल पहले की बात है, हम लोग दोनों साथ विदेश यात्रा पे यूरोप गए थे। उनकी कुछ प्रदर्शनियाँ थी और मेरे कार्यक्रम थे। पेरिस का एक टाउन हॉल है जो बहुत बड़ा प्रसिद्ध टाउन हॉल है। उसका नाम है होटल द व्हील कहलाता है वो। बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है उसका, और वहाँ अब तक के हिंदुस्तान के सारे दिग्गजों ने बजाया कार्यक्रम है। दिए, हिंदुस्तान नहीं बल्कि विश्व के। तो मैं पिताजी को दिखाने ले गई, क्योंकि वहाँ एंट्री नहीं मिलती है आसानी से। तो बाहर ही हम इमारत के बाहर खड़े थे। मैंने पिताजी से कहा कि ये जो टाउन हॉल है, यहाँ विश्व प्रसिद्ध संगीतज्ञों ने बजाया है। पंडित रविशंकर, उस्ताद अमजद अली खान साहब भी यहाँ बजा चुके हैं। और मेरे पिताजी देखते देखते अचानक मेरी तरफ मुड़े और बोलते हैं, एक दिन देखना तू भी यहाँ बजाएगी। और मैं बड़ी उन पे नाराज़ हुई। मैंने कहा, आप कैसे ख्वाब देखते रहते हो, यहाँ मुझे कौन बुलाने वाला है बजाने। हालांकि मैं तब तक यूरोप में काफ़ी जानी जाने लगी थी, और मेरे पेरिस के सभी महत्वपूर्ण जगहों पे कार्यक्रम हो गए थे। और मेरे पिताजी का 2017 मई में देहांत हुआ। 2018 अप्रैल में, एक साल भी उन्हें पूरा नहीं हुआ था, अचानक एक दिन मुझे वहाँ से फ़ोन आया पेरिस से कि एशियन कम्युनिटी का बहुत बड़ा ईयरली इवेंट हो रहा है, और हम चाहते हैं कि वो टाउन हॉल में होगा और उसका ओपनिंग आपके सितार से हो। तो क्या बात मैं मतलब उस दिन जब उनका इनविटेशन आया, तो मैं उस दिन इतनी भावुक हो गई। मुझे समझ, मैंने कहा शायद मेरे पिताजी ने ऊपर से ये कुछ सब ऐसा आशीर्वाद दिया। और उस टाउन हॉल में जब मुझे बजाना था, तो मुझे सामने से लग रहा था मेरे पिताजी दिख रहे थे उस दिन। और मैं इतनी ऐसी अवस्था में आ गई थी कि मैं ऑडियंस से बात भी करने की स्थिति में नहीं थी। बस मैं स्टेज पे गई, उनसे बोल भी नहीं पाई, इतनी भावुक हो रही थी। और मैंने सितार बजाया, परफॉर्मेंस दी, और वहाँ से निकल आई। चलिए, तो बहुत बधाई आपको, आप उस मंजिल तक धन्यवाद पहुंची। वो जी। ख्वाब जो आपके पिता ने आपके लिए देखा, उसकी ताबीर आपको मिली, जिसके लिए जी, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, बधाई बहुत देते हैं। धन्यवाद। आपको एक लंबा समय सितार वादन के क्षेत्र में हो गया है, और हम ये देखते हैं कि आजकल कुछ वाद्य यंत्रों में या कोई भी म्यूज़िक हो, उसमें एक्सपेरिमेंट भी लोग करते हैं। जी जी। तो आप कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रही हैं, या कुछ और अभी क्या भविष्य में आप करने वाली हैं इस क्षेत्र में नया कुछ? अम, देखिए, सबसे पहले तो मैं खुद एक शास्त्रीय संगीत करने वाली हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि मैं शास्त्रीय संगीत को संभाल के बचा के रखूँ। तो इसके लिए मुझे सबसे पहला तो मैं प्रेफर करती हूँ कि सिर्फ शास्त्रीय संगीत ही बजाऊँ। पर मैंने अलग अलग बहुत कुछ विदेशी कलाकारों के साथ ये भी किया। मैं उसको फ्यूजन तो नहीं, वो कोलैबोरेशन बोलना ज़्यादा पसंद करूँगी। फिर उसके साथ कुछ दूसरे, जो एक हाल ही में ओरछा में एक रॉक बैंड के साथ परफॉर्मेंस हुआ था। और कुछ विदेशी इनके प्रोग्राम के म्यूज़िक मैंने तैयार किया। कुछ नाटकों में भी संगीत दिया। कुछ जो फिल्मों के बैकग्राउंड में भी थोड़ा म्यूज़िक दिया। इस तरह का अलग अलग काम मैंने काफ़ी किया है, पर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना मैं खुद पसंद नहीं करती। जो कुछ सीखा है, जहाँ तक सीखा है, ज़ाहिर है अभी और आप आगे जाएंगी। कुछ नई जनरेशन को आप सिखा रही हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं आपके? जी, मेरे यहाँ पे भी कुछ स्टूडेंट हैं और कुछ विदेशी भी कलाकार हैं जो वहाँ सीखते हैं जब जी। भी जाती हूँ मैं। तो वैसे तो मैं चाहती हूँ कि तालीम जो हो, जो हम कहते हैं सीना ब सीना, जी। तालीम गुरु के सामने बैठ के। पर अभी जब विदेशी स्टूडेंट्स जब नहीं साल भर देख पाते, तो इंटरनेट एक ज़रिया है, वो जी। हमारे लिए एक
उसका सब्स्टिट्यूट हो जाता है, जी। तो वो मैं कभी कभी उससे भी सिखाती हूँ। हाँ हाँ। और बाकी यहाँ के शिष्य तो यहाँ आके घर आके सीखते ही हैं इस तरीके। जो हमारी युवा पीढ़ी है हाँ जी। और वो किसी भी क्षेत्र में जाना चाहती है, ख़ासतौर से कला के क्षेत्र में अगर जाना चाहती है, उससे आप क्या कहना चाहती अम, पहले तो ये कहूँगी कि इस क्षेत्र में आना है तो मन बहुत कड़ा करना पड़ता है और आपको बहुत डिसिप्लिन भी होना पड़ता है सीखने के लिए, क्योंकि हम लोग आज भी, जैसे मैं इतने दुनिया भर में कार्यक्रम करने के बाद भी रियाज़ चल रहा है, सीखना चल रहा है मेरे उस्ताद साहब से, तो आपको बहुत डेडिकेशन और डिवोशन से सीखना पड़ता है। और ये कई सालों की यात्रा होती है। ये जैसे आपने कोई डिग्री हासिल करनी तो 4-5 साल में आपकी डिग्री पूरी हो जाएगी, पर ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये आपके जीवन के अंत तक के भी ख़त्म नहीं होती। जी जी। तो मैं उन्हें यही कहना चाहूँगी कि जो भी इस क्षेत्र में आते हैं वो कुछ बनने के लिए नहीं सीखें, वो सीखने के लिए सीखें, तो अपने आप बन तो जाएंगे कुछ ना कुछ ही। बन जाते हैं। हाँ जी। संगीत के अलावा और क्या करना अच्छा लगता है आपको? संगीत के अलावा मेरा एक बहुत बड़ा शौक़ है, जो हमारे जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जो भी दुनिया भर की जो भी जगह हैं, तो वो मैं घूमना देखना बहुत पसंद करती हूँ। और उस पर्टिकुलर कंट्री की जो भी सभ्यता है जी। रही है, उसका क्या संगीत प्राचीन रहा है, वो जानने की कोशिश करती हूँ। तो मेरे अभी तक के काफ़ी यूरोप के लगभग बहुत सारे देशों में कार्यक्रम हुए, हांगकांग, सिंगापुर, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, इस तरह के, चीन में 3-4 बार कार्यक्रम हुआ। तो मेरी कोशिश रहती है वहाँ के संगीत और उनके इतिहास के बारे में जानूँ, ये मुझे बहुत प्रिय लगता है। और फिर मेरा इंटरेस्ट कुकिंग में भी है, हाँ। नई नई डिशेस देखना, सीखना, बनाना, ये एक शौक़ है। तो संगीत पर आपके लेक्चर भी होते हैं, हाँ जी। यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, सेमिनार जी। आप अटेंड करती हैं, तो आपने कुछ रिसर्च पेपर भी लिखे होंगे, कुछ कोई किताब भी पब्लिश हुई है आपकी? नहीं, मैंने रिसर्च पेपर तो नहीं लिखे, पर हाँ संगीत, भारतीय संगीत के लिए लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन जो है, उसके लिए मुझे काफ़ी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने बुलाया विश्व की। तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, जी। उन्होंने बुलाया था। उनके प्रोफेसर्स को हिंदुस्तानी संगीत क्या है, इसका किस तरीके से इसमें मतलब सिखाया और बजाया जाता है, उसके बारे में बताने के लिए। फिर बीजिंग नेशनल कंसर्वेटरी, फ्रांस की कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, और कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान में भी यूनिवर्सिटीज़ में मैंने बजाया, कार्यक्रम किए, और हांगकांग एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में। तो वो हमेशा बड़ा चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि नए नए तरीके के स्टूडेंट्स मिलते हैं, उनके अलग अलग प्रश्न होते हैं। और ख़ास बात एक मैं ये बताना चाहूँगी यहाँ पे कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को दुनिया भर में बहुत सम्मान से देखा जाता है। जी। और जहाँ भी मैं गई हूँ, वो लोग उसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं, रागों का स्ट्रक्चर कैसा है, राग कैसे हैं, और किस तरह से बजाए गाए जाते हैं, दिन रात के प्रहर के हिसाब से राग बटे हैं। तो ये सब वो लोग उनको वहाँ पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। तो बीइंग एन इंडियन म्यूज़िशियन, क्लासिकल म्यूज़िशियन, मुझे ये बहुत गर्व होता है। मैं किसी भी एयरपोर्ट पे सितार हाथ में लेके अगर दिखती हूँ तो लोग आके पूछते हैं, पंडित रविशंकर सितार, ऐसे करके पहचानते हैं। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा प्राइड मोमेंट रहता है। दोस्तों, किरदार दी आर्ट सफ़रनामा के ज़रिए हमारी ये कोशिश होती है कि हमारे समाज में जो अहम किरदार बिखरे हुए हैं, हम उनसे आपकी मुलाकात कराएं। आज हमने आपकी मुलाकात कराई विश्व प्रसिद्ध सितार वादिका, भोपाल निवासी सुश्री स्मिता नागदेव जी से। स्मिता जी, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने बहुत सारा वक्त हमको दिया। हमारे जो देखने और सुनने वाले हैं, उनसे आप कुछ अगर कहना चाहें तो। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए, क्योंकि भोपाल बहुत ही प्रतिभाओं से भरा हुआ शहर है। और मैं कहूँगी कि मुझे गर्व है भोपाली होने पे। इतना खूबसूरत शहर है हमारा, और वहाँ की प्रतिभाओं को लेकर आपने जो ये किरदार जो सीरीज़ शुरू की है, और इसको आप
लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा काम है। आप लोगों को, अनिल जी को, बद्र जी, आपको, मैं आप सब लोगों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और मुझे इसमें शामिल करने के लिए शुक्रिया। स्मिता नागदेव जी बहुत खूबसूरत सितार बजाती हैं, तो हम आपसे अलविदा लें उससे पहले मैं स्मिता जी से ये कहना चाहूँगा कि जो सबसे सुंदर और जो सबसे बहुत अच्छा राग आप बजाती हैं, उससे हम आज हमारे देखने सुनने वालों से विदा लेना चाहेंगे। अभी वैसे बारिश ख़त्म ही हो रही है, तो बारिश का एक राग हमारे यहाँ बड़ी सुंदर बात है कि जो ऋतुएं हैं उन पे भी राग बनाए गए हैं। तो मियाँ तानसेन ने रचना की थी इस राग की, इसलिए उसे कहते हैं मियाँ की मल्हार। मल्हार।